हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका ललन टॉप सीरीज़ में स्वागत है, जिसमें आज हम नेटवर्क थ्योरी का जो लेक्चर नंबर 5 है वो कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, इन 3 फेज सप्लाई सिस्टम न्यूट्रल पॉइंट इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब किस में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए, हमारी जो 3 फेज सप्लाई है वो हमारी 2 टाइप की होती है। कौन सी? एक आपके स्टार कनेक्टेड और एक आपके डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, स्टार और डेल्टा से हम यहाँ पर सप्लाई करते हैं 3 फेज। ठीक है, जो हमारा स्टार होता है, स्टार का डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का ये, और डेल्टा को बनाते हैं हम ऐसे। स्टार को ही हम टी मॉडल बोलते हैं। देखिए, इसको हम अगर इसको दोबारा बनाना चाहें तो ऊपर ऐसे बना सकते हैं, ये टी मॉडल, और इसको हम बोलते हैं पाई मॉडल। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टार होता है, स्टार के केस में हमारा न्यूट्रल अवेलेबल होता है। ये स्टार के केस में न्यूट्रल हम यहाँ पर से ले सकते हैं, जो कॉमन पॉइंट होता है इनका यहाँ से। लेकिन डेल्टा में न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता है, न्यूट्रल आर नॉट अवेलेबल। सो किस में पूछ रहे हैं कि आपका न्यूट्रल नहीं होता है, तो न्यूट्रल हमारा नहीं होता है डेल्टा कनेक्शन पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एपरेंट पावर इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड इज गिवन बाई। एपरेंट पावर किसके बराबर होती है आपका 3 फेज बैलेंस लोड के कंडीशन पर। तो देखिए, यहाँ पर हमारी एपरेंट पावर को लिखते हैं हम एस से। एस हमारी होती है एपरेंट पावर, 3 फेज के लिए होती है √3 इंटू VL लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट। ठीक है, और ये हम मापते हैं वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, यूनिट इसकी होती है वोल्ट एम्पियर। यहाँ हम इसको KVA MVA उसके हिसाब से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, KVA MVA। इसके अलावा आप देखिए, अब बाकी बताता हूँ पावर क्या होती है। हमारी जो रियल पावर होती है वो होती है हमारी √3 इंटू VL IL। देखिए, इतना सेम है, और आगे से क्या आता है cos phi। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऊपर से S और एक cos phi। ठीक है, हम तो हमारी रियल पावर क्या होती है, एपरेंट पावर में हम cos phi का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी रियल पावर निकलती है ये। इसको रियल पावर या ट्रू पावर बोलते हैं। इसकी होती है यूनिट, वो होती है वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। ठीक है, और इसके अलावा होती है रिएक्टिव पावर Q। रिएक्टिव पावर Q होती है मेरे भाई, वो होती है आपकी √3 इंटू VL इंटू IL इंटू यहाँ पर साइन फाई हो जाता है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है इसमें। और इसको हम वापस से क्या लिख सकते हैं, S इंटू साइन फाई। S साइन फाई होता है Q, रिएक्टिव पावर। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है आपकी KVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, KVAR। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में रहा। तो इसका क्या पूछा था हमसे पूछा था आपका एपरेंट पावर। एपरेंट पावर होती है S √3 VL IL। तो आंसर हो जाएगा A, √3 VL IL। ये जो आंसर है ये आपका पावर का है, एक्टिव पावर का, और ये जो आंसर है वो है आपका रिएक्टिव पावर का। तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इन पॉलीफेज AC सिस्टम द फेज सीक्वेंस RYB सेम एस। मतलब पॉलीफेज हमारा सीक्वेंस जो दिया है, 3 फेज का सीक्वेंस है, तो इसमें दिया है कि RYB किसके बराबर होगा, मतलब किसके सेम है, YRB, BYR, RBY, BYR या YBR। तो देखिए, इसमें हम करते क्या है। देखिए, हमारा क्या होता है, हमारी 3 फेज सिस्टम है, तो मतलब ये है हमारा पहला, ये R फेज यहाँ है, देन R के बाद Y और ये B। ठीक है, RYB मैंने लिखा है, तो मतलब क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूम रहा है। पहले R आएगा, फिर यहीं पर अगर हम खड़े रहेंगे, पहले R जब जाएगा तो यहाँ पर Y आएगा, फिर B आएगा। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा RYB के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे RYB लिखा, RYB सेम इसको हम 2 बार लिखेंगे, RYB RYB। ठीक है, बस अब यहाँ से हम पेयर बनाएंगे। देखिए, RYB एक हो सकता है, एक क्या हो सकता है YBR, एक हो सकता है आपका BRY, एक हो सकता है RYB। फिर यहाँ पर से पहले वाला ही आ गया, तो क्या क्या हो सकते हैं, एक RYB ये, एक आपका ये YBR, एक हो सकता है BRY। तो इनमें से देखिए क्या क्या है यहाँ पर, YRB नहीं, पहला तो नहीं हो सकता। सेकंड दिया है RBY नहीं, उल्टा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड दिया है BYR, थर्ड दिया है आपका BYR, तो इसका क्या होगा हमारा BYR। इसको अगर लिखेंगे RYB, ठीक है,
तो ये भी नहीं होगा, फिर आ जाएगा आपका वाई बी आर। ये देखिए वाई बी आर ये आया, ये देखिए ये जो सीक्वेंस है आपका वाई बी आर, वही सीक्वेंस ये है वाई बी आर। तो हम आर वाई बी को हम वाई बी आर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा ये आपको विजिबल कम होगा। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है आपका अब बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज़ इम्पीडेंस दिया है, डेल्टा कनेक्टेड लोड का आपका जेड की वैल्यू दी है, जेड इज इक्वल टू 12 प्लस J16। ये हमारे डेल्टा कनेक्टेड लोड का इम्पीडेंस है, ठीक है। और इम्पीडेंस है तो क्या होगी इसकी वैल्यू, ओम में होगी। कनेक्टेड इन थ्री फेज में कनेक्ट है, जिसकी आपकी सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द फेज वोल्टेज ऑफ द कनेक्टेड नेटवर्क। तो हमें फेज वोल्टेज बतानी है, क्या बतानी है हमें, वी फेज की वैल्यू बतानी है। और हमारा सिस्टम कैसा है, डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब हमें क्या दिया मेरे भाई, डेल्टा कनेक्टेड है ये। इसमें हमें पूछ रहा है कि हमारी फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में हमें क्या पता है, इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है। और हमारे यहाँ पर क्या होती है, लाइन वोल्टेज जो होती है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट गिवन रहता है ये 230 वोल्ट, यहाँ पर होता है ये हमारा लाइन वोल्टेज। तो हमें लाइन वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। हमें फेज़ वोल्टेज बतानी है। फेज़ वोल्टेज कैसे बताएंगे, डेल्टा के केस में यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होती है, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, 200 वोल्ट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, सॉरी 220 लिखा है, तो आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट, आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये डेटा का तो कोई यहाँ पर यूज़ ही नहीं था, हमें सिर्फ ये जानना था कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज इस केस में बराबर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये दिया है लाइन वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड बैलेंस 3 फेज सर्किट। आपके स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट में, बैलेंस सर्किट में लाइन वोल्टेज क्या होगी। देखिए स्टार के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में देखिए हमारे यहाँ पर लाइन वोल्टेज IL, लाइन वोल्टेज की वैल्यू ही हमारी फेज वोल्टेज की वैल्यू के बराबर होती है। लाइन वोल्टेज करंट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज करंट, वेयर एज आवर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। मतलब आपका स्टार के केस में करंट तो लाइन और फेज में सेम होती है, लेकिन वोल्टेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। हमें यहाँ पर क्या पूछा है, वोल्टेज के बारे में पूछा है, तो वोल्टेज क्या बराबर नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू फेज वोल्टेज, तो आंसर ए ही हो जाएगा। इसके अलावा दिया 1/3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, नहीं 1/3 नहीं, √3 टाइम्स होती है। नॉट इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज, नहीं, नॉट इक्वल नहीं, इक्वल टू होती है। अगर ये नहीं होता तो ये आंसर सही होता। इट इज़ नॉट 1.73 ऑफ फेज वोल्टेज। देखिए √3 की वैल्यू वही होती है 1.73, यहाँ नॉट लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर इसका ए सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, अ 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सर्किट ड्रॉस 1.732 किलोवाट। देखिए पावर दी है, कितनी दी है हमारी, यहाँ पर किलोवाट है, मतलब रियल पावर दी है, एक्टिव पावर वो दी है आपकी 17.32 किलोवाट, ये हमारी पावर है, ठीक है। व्हेन लाइन वोल्टेज दिया है VL, लाइन वोल्टेज की वैल्यू दी है आपकी 400 वोल्ट, और आपका लाइन करंट दिया है IL, लाइन करंट की वैल्यू दी है आपकी 25 एम्पियर। तो हमसे पूछा है फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, हमें पावर फैक्टर बताना है सर्किट का क्या होगा। तो देखिए हमें यहाँ से बताना है पावर फैक्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है, पावर फैक्टर को हम लिखते हैं cos फाई होता है हमारा एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर P/S। ये भी एक हमारा पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखें क्या दिया हमें, स्टार कनेक्टेड लोड है, ये जो सब है ये आपके स्टार कनेक्शन में दिया है, स्टार कनेक्टेड लोड दिया है। तो हमें पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा P/S।
तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू तो पता है, पी की वैल्यू है आपकी 17.32, ये पॉइंट है 32 किलोवाट, किलोवाट मतलब 10⁻3। अब यहाँ से एस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए एस की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर से, एस इज इक्वल टू, एपरेंट पावर किसके बराबर होती है, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था एस से, √3 इंटू वी एल इंटू आई एल, √3 वी एल आई एल के बराबर होती है। तो √3 हो जाएगा ये, और वी एल लाइन वोल्टेज है हमारी, लाइन वोल्टेज कितनी है, लाइन वोल्टेज है 400 वोल्ट और लाइन करंट है 25 एम्पियर, 400 इंटू 25 हो जाएगा ये, सिंपल सा, 400 इंटू 25। तो आपका √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू ये हो जाएगा 25 चक्को 100 और 2 जीरो और, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1732, क्योंकि ये 3 जीरो हट जाएंगे तो यहाँ पर से इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1732, और यहाँ पर से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17320 अपॉन 17320। तो ये दोनों एग्जैक्टली कट जाएंगे, तो हमारा पावर फैक्टर क्या आ गया, पावर फैक्टर आ गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। आंसर है आपका ये सी 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, एक मिनट थोड़ा सा ये सीधा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन के रिगार्ड में कौन, ये आपके जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको कंसीडर करो, ऐसा कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, इन बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। देखिए पहला तो बिल्कुल ठीक है, स्टार कनेक्शन अगर दिया है, स्टार के केस में क्या होता है यही बताया, हमारी जो लाइन वोल्टेज होती है VL वो होती है आपकी √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, तो पहला तो ठीक है। अगला दिया है, द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट इज 30 डिग्री फॉर लैगिंग, 30 डिग्री -5 फॉर लैगिंग, और दिया है फॉर बैलेंस नेगेटिव फेज सीक्वेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट इज 30 - 5 फॉर कैपेसिटिव लोड। अच्छा, कैपेसिटी के लिए 30 - 5 बोला नेगेटिव सीक्वेंस में, और आपको फोर्स दे रखा है द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट इज 30 डिग्री। तो ये फोर्थ वाला भी तो ठीक है, क्योंकि आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में 30 डिग्री होता है, तो पहला और चौथा तो ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ देखिए, या फिर ये हो सकता है या ऑल ऑफ द अबव हो सकते हैं। तो देखिए फोर्थ वाला भी ठीक है, क्योंकि आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, ये होता है आपका 30 डिग्री के बराबर। तो ये इसमें बिल्कुल ठीक दिया है। इसके अलावा जो बाकी है मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आएंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो हमारा स्टार कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ये मैंने माना फेज़ वोल्टेज ले लिए, फेज़ वोल्टेज ले लिए, माना पहले फेज़ की वोल्टेज है आपकी VR, देन अगले की VY, देन VB। फेज़ वोल्टेज हमारे बैलेंस के केस में 120 डिग्री आपस में शिफ्ट होते हैं और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अगर हम VRY मतलब लाइन वोल्टेज निकालें, तो लाइन वोल्टेज निकालने के लिए हम इसको, जो आपका Y है, इसको हम पीछे लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा Y आ गया, क्या है -VY, जो वोल्टेज Y की है वो हमने माइनस कर दी। अब वेक्टर का समीशन करते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ से, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पर से जो हमारी, ये जो हमारा वो आया आपका वेक्टर, यही आया हमारा VRY, वोल्टेज है आपका R और Y के बीच में, मतलब ये लाइन वोल्टेज आ गई, ठीक है, ये हमारी लाइन वोल्टेज आ गई। तो देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन था उसमें देखिए क्योंकि टोटल ये आपका 160 था, आधा क्या तो 60 हो गया, ये क्या हुआ 30 डिग्री। तो यहाँ पर से 30 डिग्री हमारी लाइन वोल्टेज यहाँ पर लीड करती है फेज़ वोल्टेज से, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री लीड कर रही है। और अगर यहाँ पर अगर हमने लैगिंग लोड लगा रखा होता, लैगिंग लोड में हमारा ये वोल्टेज से हमारा करंट लैग करता, माना कोई एंगल ये
आई आर, इस फेज़ का करंट है आई आर, और ये लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 5 डिग्री से, लैगिंग लोड के केस में। तो इस टाइम जो हमारा एंगल आता है लैगिंग लोड के केस में, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30+5। 30+5 हमारा लैगिंग लोड के केस में एंगल आता है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए लैगिंग लोड में लिखा है आपका 30-5, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर यह नेगेटिव सीक्वेंस के टाइम में आपका कैपेसिटर में जो आपका करंट आ रहा है वो आ रहा है आपका 30-5, ये लेकिन आता है आपका पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा पहला और चौथा, आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसमें आप देखिए हमने यहाँ पर से जो आपका इसका डायग्राम बनाया, इससे बहुत ईजिली समझ सकते हैं आप। पहले यहाँ पर हमने फेज़ वोल्टेज लिखी, देन लाइन वोल्टेज निकाली, तो पता चला कि लाइन वोल्टेज हमारी फेज़ वोल्टेज से लीड करती है बाय एंगल ऑफ 30 डिग्री, और लैगिंग लोड के केस में हमारी लाइन वोल्टेज आपका लीड करती है बाय एट एंगल ऑफ 30+5। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक मिनट, ये है। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 3 फेज बैलेंस लोड। 3 फेज बैलेंस लोड की डेफिनेशन क्या है, दिया है इट ड्रॉस इक्वली फ्रॉम ऑल 3 फेज फॉर इंडक्टिव टाइप लोड ओनली, it draws equally from 3 phase with R type load only, it draws equally from all types of phases, all 3 phases with all types of load। फोर्थ दिया है it draws unequally for 3 phase with all types of load। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। हमारा जो बैलेंस सर्किट होता है, बैलेंस सर्किट कोई भी लोड के काम टाइप पे, मतलब चाहे आपका लैगिंग लोड हो, लीडिंग लोड हो या यूनिटी पावर फैक्टर लोड हो, इसमें आपका तीनों टाइप के लोड में ये आपका इक्वली काम करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तीनों फेज से इक्वली पावर लेगा, उसको हम बोलते हैं आपका बैलेंस सर्किट। बैलेंस सर्किट का आपका तीनों फेज का वोल्टेज और करंट बराबर होगा और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्या हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। इसमें लिखा है इफ़ अ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर रोटेट्स क्लॉकवाइज रोटेट्स कर रहा है फॉर अ फेज सीक्वेंस ऑफ R/B, व्हाट हैपन टू द फेज सीक्वेंस इस चेंज, फेज सीक्वेंस को चेंज करा है चेंज टू BRY अगर फेज सीक्वेंस को चेंज करें तब क्या होगा। तो देखिए क्या दिया है हमें, R/B दिया है। ठीक है, क्लॉकवाइज कर रहा है इस बार, ये R है, क्लॉक ऐसे घूमती है ऐसे। ठीक है, ये मतलब R के बाद क्या आएगा, फिर आएगा V, R के बाद Y है, फिर आएगा B, R/Y/B दिया है। ठीक है, इसमें देखिए पहले यहाँ पर अगर हम रुके हुए हैं, ये वेक्टर घूम रहा है, तो अगले केस में यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा Y, फिर आएगा B, फिर आएगा R, क्योंकि वेक्टर इस डायरेक्शन में घूम रहा है। और अगले केस में देखिए, अगले केस में B यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए B यहाँ से यहाँ चले गया, इधर आ जाएगा R, इधर आ जाएगा Y। ठीक है, तो देखिए ये इसके तीनों केस होंगे। इसने पूछा है BRY, देखिए B ये है, R ये है और Y ये है। तो पहले भी क्लॉकवाइज में घूम रहा था इस डायरेक्शन में, अभी भी क्लॉकवाइज में घूम रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आंसर नंबर इट विल रोटेट इन, आंसर नंबर डी, इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज ओनली। देखिए क्लॉकवाइज में घूमना था और क्लॉकवाइज में इसका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ P इज़ द पावर ऑफ अ स्टार कनेक्टेड नेटवर्क, अगर हमारे स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में पावर P है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में पावर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर पावर जो होगी हमारी, पावर हमारी जो आपके स्टार केस में और आपका डेल्टा केस में, ये हमारी रहेगी इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। इसके अलावा देखिए आपके स्टार के केस में पावर क्या होती है, पावर इन केस ऑफ स्टार इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R, और आपका पावर इन डेल्टा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ वही आपका फेज वोल्टेज का स्क्वायर इंटू यहाँ पर R है, अगर स्टार में R है ऐसे ये लगे हैं, तो डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो इनका R का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ R हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × R। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी बतानी है इन हर्ट्ज में ऑफ अ साइनसोइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड इज़ 0.15, जिसका टाइम पीरियड आपका 0.05 है, तो उसकी हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमें पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यहाँ से हमें निकालना है, टाइम पीरियड दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन 0.05 मिली सेकेंड। अच्छा मिली सेकेंड भी दिया है, मिली सेकेंड ये ऊपर चले जाएगा तो 1 किलो में चले जाएगा, क्या आ जाएगा 1 × 10⁻³ अपॉन 0.05। तो यहाँ से इसके 2 जीरो हटाते हैं पॉइंट के, ऊपर चला जाएगा ये 100 आ जाएगा 5 और ये किलो में चला जाएगा, तो 5 चक्को 20, तो आ जाएगा 20 किलो हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़। 20 किलो हर्ट्ज़ आपका 20 किलो हर्ट्ज़ आंसर नंबर सी। देखिए 20 के पीछे 3 जीरो लगा रखे हैं, मतलब 20 किलो हर्ट्ज़ ही आंसर है इसका, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है इन अ 3-फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम द लाइन वोल्टेज। देखिए ये करा अभी हमने, स्टार के केस में हमारी जो लाइन वोल्टेज होती है IL, वही हमारी फेज वोल्टेज के बराबर होती है। IL इज इक्वल टू IP इन केस ऑफ स्टार। सो क्या हो जाएगा, इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट इन केस ऑफ बैलेंस 3-फेज स्टार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एन अल्टरनेटिंग करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट है, I इज इक्वल टू 50 sin 314t एंड टाइम टेकन टू रीच -50 एट सेकेंड टाइम। मतलब -50 कब पहुँच रहा है वो दूसरे टाइम में, तो कितना टाइम लेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, I दिया है। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, I जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू वो क्या होगी, IM मैक्सिमम करंट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये हमें दिया है। ये पूछ रहा है, देखो मैक्सिमम करंट हमारी तो 50 है, IM की वैल्यू 50 है, तो ये पूछ रहा कि हमारा IM की वैल्यू -50 कब आएगी, पहली बार नहीं पूछ रहा है, सेकंड टाइम, -50 एट सेकंड टाइम में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आपको वेव फॉर्म दिखाता हूँ मैं, आप इजीली समझ जाएंगे। ये हमारी वेव फॉर्म है, करंट की वेव फॉर्म है, क्योंकि साइन वेव है तो ऐसी जाएगी ये। ठीक है, ये हमारी वेव फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये हमारी करंट की वेव फॉर्म है। करंट का जो पॉजिटिव पीक है उसकी वैल्यू 50 और नेगेटिव पीक की वैल्यू है -50 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है कि आपका इस टाइम नहीं, ये आपका पहले नेगेटिव पीक आ रहा है, यहाँ नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है सेकेंड टाइम की नेगेटिव पीक में, यहाँ इस टाइम पर ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपका टाइम पीरियड कितना होगा, हमें टाइम पीरियड बताना है। ये हमें टाइम पीरियड बताना है, इसके लिए कितना आएगा। तो देखिए हमें क्या बताया, साइन वेव जो है आपका, ये आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब जो ये आपका ये टाइम है, इसके बाद ये अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। तो हमें टी डेस की वैल्यू निकालनी, मतलब पहला टाइम पीरियड ये टी है, हाफ साइकिल के लिए, देखिए फुल साइकिल के लिए टी है, तो हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा T/2, और हाफ की भी हाफ साइकिल ही है, तो क्या हो जाएगा T/4। तो ये टोटल हमें टाइम पीरियड जोड़ने पड़ेंगे। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, जो हमारा टाइम पीरियड हो गया टी डैश, हो जाएगा T + T/2 + T/4। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, 4 3 7, 7T/4। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया 7T/4। अब यहाँ से हमें सिंपल से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से हमें ओमेगा टी की वैल्यू दी है इतनी, यहाँ से हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे निकालेंगे, जस्ट अ मिनट। ये देखिए यहाँ से हमें दिया है मेरे भाई ओमेगा टी की वैल्यू दिया है 314T, 314T। तो यहाँ से टी से टी तो कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 214 है, 314 है, तो ओमेगा क्या लिखते हैं हम, 2πf इज इक्वल टू 314। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 314/2π, 2 × 3.14। तो ये हमारा 3.14, यहाँ से कट जाएगा 100 बार, और 2 से ये कट जाएगा 150 बार। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 50 हर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी आ गई। अब टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी।
तो 1/50 का करेंगे। 1/50 क्या आ जाएगा हमारा, 1/50 हो जाएगा आपका, ये आपका 0.02। ठीक है, हमारा इतना टाइम पीरियड आ गया सेकंड में। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ऊपर, क्या आ जाएगा आपका 7/4, और टी की वैल्यू है आपकी 0.02। तो ये आपका यहाँ से इसको हम करेंगे तो 14 आ जाएगा, 0.14 आपका, और 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.035 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका 0.035। तो आंसर देखते हैं, है नहीं है 0.035 आंसर नंबर ए। देखिए पहला आंसर ही वो है 0.035 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करा। अगला देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ 3-फेज सिस्टम टू बी बैलेंस। मतलब 3-फेज सिस्टम के बैलेंस होने की नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, मैं यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है आपका द लाइन वोल्टेज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है, हमारी लाइन वोल्टेज जो है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है द फेज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन एंड वोल्टेज आर इक्वल, बिल्कुल ठीक है, हमारे जो आपकी सक्सेसिव लाइन और वोल्टेज है उनका फेज डिफरेंस बराबर होना चाहिए, मतलब उनके बीच में कोई भी आपका डिसबैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड दिया है द इम्पिडेंस इन ईच ऑफ द लाइन आर आइडेंटिकल, बिल्कुल इम्पिडेंस भी सेम होगा तभी हमारा करंट भी इक्वल ड्रॉ करेगा। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। इसमें दिया है द पावर फैक्टर ऑफ द बिलो सर्किट, ये सर्किट है, इसका पावर फैक्टर बताना है क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्या पता है पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे हम। पावर फैक्टर निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि किस टाइप का सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ रहा है। तो हम पहले इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालेंगे इसका, देन इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर लगा है सर्किट में, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर के लिए हमारा आता है +J और कैपेसिटर को हम करते हैं -J से डिनोट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका -J2, पैरेलल में है -J2 इंटू ये हो जाएगा आपका J4, आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इन दोनों का समीशन -J2 और ये प्लस हो जाएगा J4, और ये किसके साथ सीरीज में है, ये सीरीज में है आपका +J2 के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो देखिए इतना हुआ, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा -2, मतलब ये आ जाएगा -J4 और ये आ जाएगा +J2। तो ये प्योरली इमेजिनरी सर्किट है, मतलब कोई भी इसमें रियल पार्ट नहीं है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा +4 में से -4 में से +2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -J2। तो सर्किट का इम्पीडेंस जो आ गया आपका जेड इक्विवेलेंट वो आ गया -J2। -J2 मतलब आपका रियल पार्ट इसमें नहीं है, रियल पार्ट 0 है, इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो ये कैसा है हो गया आपका कैपेसिटिव नेचर, कैपेसिटिव नेचर का हमारा इम्पीडेंस आ गया। और कैपेसिटिव नेचर का इम्पीडेंस जब आता है तब हमारा यहाँ पर 0 पावर फैक्टर लोड होता है। और किस टाइप का कैपेसिटर है तो लीडिंग टाइप का हमारा लोड होता है। लीडिंग लोड मतलब हमारी करंट लीड करती है आपके वोल्टेज से। तो ये आ गया 0 पावर फैक्टर ZPF लीडिंग लोड। तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा C, 0 पावर फैक्टर लीडिंग लोड। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अ कॉइल ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू दी है 20 इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर टू एन AC सोर्स है 100 वोल्ट का। एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी, मतलब रेजोनेंट के टाइम में हमें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, क्वालिटी फैक्टर दिया है, एक हमारा कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, एक कॉइल है। कॉइल में मतलब क्या होता है हमारा R और X, मतलब R और L। ठीक है, ये हमारी कॉइल है, इसके साथ सीरीज में हमारा कनेक्ट है एक कैपेसिटर ये, और ये किससे कनेक्ट है आपका 100 वोल्ट के सोर्स से। यहाँ से 100 वोल्ट का सोर्स दिखा देते हैं, ये आपका 100 वोल्ट का सोर्स है। ये टोटल आपका ये जो पूरा पार्ट है इसको कॉइल बोलते हैं। कॉइल में आपका L और R दोनों एलिमेंट होते हैं कॉइल। तो इसका इसने क्वालिटी फैक्टर Q की वैल्यू भी दी है, वो है आपकी 20। ठीक है, और बाकी हमें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बतानी है।
वी आपका वी ऑफ सी बतानी है हमें, सप्लाई वोल्टेज हमें दी है वी एस की वैल्यू इतनी। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या क्या चीज़ पता है, हम पहले वो लिख देते हैं। रेजोनेंट के कंडीशन में हमारा एक्सएल एक्स सी के बराबर होता है, मतलब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। और इस केस में सर्किट का जो इम्पीडेंस आता है वो आपका आर के इक्वल आता है, ठीक है। मतलब प्योर आपका आर सर्किट बनता है, ठीक है। प्रतिरोध ही होता है सर्किट में, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन फेज़ में अपोजिशन होते हैं 180 डिग्री या फेज शिफ्ट होते हैं। इसके कारण, क्योंकि इस सर्किट में देखिए सीरीज में कनेक्ट है आर एल सी, तो इसके कारण क्या होगा, हमारी करंट क्योंकि सेम बहेगी और जेड हमारा मिनिमम होता है, क्योंकि सिर्फ आर प्रेजेंट है तो करंट हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। इतना सब हमें रेजोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। और अंडर रेजोनेंट कंडीशन में जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस हमारे एल और सी एलिमेंट, मतलब जो स्टोरिंग चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है एल और सी, उसके अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होती है वो हमारी होती है क्वालिटी वेक्टर टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज। ये हमारा फॉर्मूला होता है वोल्टेज निकालने का, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालें या हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिंपल से निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो वी सी निकालना है, क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी एस। वो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2000 वोल्ट हमारी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, 2000 वोल्ट। आंसर नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फेजर क्वांटिटी है, मतलब फेजर क्वांटिटी में क्या होता है, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर वेरिएबल, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड वेरिएबल और डायरेक्शन कांस्टेंट। अगला हमें यहाँ पर दिया है कि आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन वेरिएबल। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वेरिएबल, ठीक है। जैसे हम साइन वेव बनाते हैं, साइन वेव को हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका ये वोल्टेज वेव फॉर्म है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड जो देखिए वो आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। और देखिए करंट को अगर हम बनाएं, करंट माना इसमें लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो ऐसे आएगा करंट, ये देखिए, तो ये हमारे करंट का आ गया। तो करंट यहाँ पर से इतना एंगल से लीड कर रहा है। तो हम फेजर क्वांटिटी जब बनाते हैं तो देखिए जैसे ये हमारा रेफरेंस है वोल्टेज से हमारा करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री, ये तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर दोनों आपका एम्पलीट्यूड और फेस दोनों वेरिएबल होते हैं, डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों वेरिएबल होते हैं। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तीन करंट दिए I1 I2 I3 मीट एट अ नोड, किसी नोड पर वो मिल रही है जिसमें आपका I1 की वैल्यू दे दी और I2 की वैल्यू दे दी, तो हमें I3 की वैल्यू दे दी, निकालने क्या होगी। तो देखिए नोड में मिल रही है तो क्या लगाएंगे हम, KCL, किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से क्या होती है आपका, किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली करंट का आपका बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कहने का मतलब है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर किसी जंक्शन पे मिल रही है तो क्या होगा, हमारा इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो आएगा 0, ठीक है। ये हमारा KVL ने बोला। अब यहाँ से हमें I3 की वैल्यू निकालनी है। I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I3 इज इक्वल टू माइनस में चले जाएगा ये, इन दोनों का समीशन I1 प्लस I2, ठीक है। अब हमें यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 की वैल्यू ये है, I2 की वैल्यू ये है, देखिए साइन 400t प्लस 60 और साइन 400t माइनस 60। मतलब क्या है, जैसे हमारा रेफरेंस है कोई, ये रेफरेंस है 0 डिग्री, ठीक है। इस रेफरेंस से आप देखिए यहाँ से हमारी जो आपकी पहली करंट है I1 वो 60 डिग्री लीड कर रही है। लीड के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये माना ये है हमारे I1, ठीक है। I1 ये 60 डिग्री लीड कर रही है यहाँ को। अगली है हमारी करंट है वो है I2, ये 60 डिग्री लैग कर रही है, बाकी एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, देखिए ये हमारा 60 डिग्री लैग कर रही है। तो यहाँ से हमें IR की वैल्यू बतानी, मतलब टोटल इनका आपका इक्विवेलेंट क्या आएगा, हम पहले वो निकालेंगे, वही हमारा इसके I3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम लो, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये तो यहाँ पर से जो हमारी करंट आएगी ये होगी IR, इन दोनों का परिणाम के स्वरूप जो हमारी करंट आएगी IR।
तो आई आर कैसे निकालेंगे, देखिए पैरेललोग्राम लॉ का सिंपल फॉर्मूला है, ये आप याद भी कर लीजिएगा, काम आता है बहुत बार। पैरेललोग्राम जो आपका वेक्टर एडिशन के काम आता है, क्या हो जाएगा, पहली वाली करंट का स्क्वायर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, पहली वाली करंट का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली करंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 I2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे I1 I2 और उनके बीच का कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, ये आपका कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, ये थीटा। तो इस केस में थीटा क्या आ जाएगा, 60 + 60 क्या आ जाएगा, 120 डिग्री हमारा कॉस थीटा आ गया, मतलब थीटा आ गया। अब कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1/2। ठीक है, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। अब यहाँ पर से पुट कर देते हैं वैल्यू, तो देखिए सिर्फ यहाँ पर हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि हम पहले आई आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जस्ट अ मिनट। यहाँ से देखिए I1 मतलब पहला है 10 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड है 10 का स्क्वायर प्लस अगला भी है आपका 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये आपका 10 × 10 मतलब 200 हो जाएगा, 10 × 10 लिख देता हूँ, 10 × 10 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा -100 और +100 ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट आपका 10 का स्क्वायर, तो ये रूट से ये स्क्वायर भी कट जाएगा। तो आई आर की वैल्यू क्या आ गई, आई आर की वैल्यू आ गई आपकी 10, तो मतलब इसका भी एम्पलीट्यूड आ रहा है आपका 10 एम्पियर। तो आई आर को अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें इस फॉर्म में, तो वो क्या आ जाएगा, आई आर इज इक्वल टू, बाकी सेम आ जाएगा, आई आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपका 10 साइन, बाकी आगे जो है आपका सेम, क्योंकि ये हमने चेंज नहीं करा, फ्रीक्वेंसी सेम थी 400T। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि फेज डिफरेंस आता तो यहाँ पर हमारा मेंशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्योर टर्म आ रहा है, तो ये हमारा आई आर की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हम निकालना क्या है, हमें निकालनी है I3 की वैल्यू। I3 की वैल्यू क्या होगी, I3 की वैल्यू देख देंगे तो -IR हो जाएगा, तो इसी में अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा I3 की वैल्यू, तो -IR करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -10 साइन 400T, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 साइन 400T, तो आंसर आ जाएगा -10 साइन 400T, आंसर नंबर आपका सी। देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पर भी ऑप्शन दिया था 10 साइन 400T, जल्दीबाजी में हम इसको भी लगा सकते थे क्योंकि आंसर वही आ रहा था, लेकिन I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू माइनस ऑफ इन दोनों का R, इन दोनों का परिणाम जो आ रहा है -IR जो हमने इसमें निकाल रखा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर अ साइनोसोडल वेवफॉर्म, एक साइनोसोडल वेवफॉर्म है, तो RMS करंट विल बी डैश टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। तो देखिए हमें क्या पता है आपका IRMS की वैल्यू क्या होती है साइनोसोडल के करंट में, साइनोसोडल के केस में RMS करंट होती है आपकी मैक्सिमम करंट बाई √2। मैक्सिमम करंट का √2 टाइम्स ही होता है आपका, 1/√2 टाइम्स ही आपका RMS करंट होता है, और √2 को हम क्या लिखते हैं 0.707 टाइम्स ऑफ IM, तो क्या हो जाएगा आपका IM का 0.707 टाइम्स, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है फाइंड द पावर डिसिपेट्स ऑफ द नेटवर्क। हमें एक पावर डिसिपेट बतानी है नेटवर्क में, कितने सेकंड में, एट टाइम दिया t सेकंड पे, करंट की वैल्यू दी है इतनी और वोल्टेज की वैल्यू दी है इतनी। तो देखिए पावर क्या होती है, पहले पावर देखते हैं। पावर हमारी होती है V × I। ठीक है, पावर यहाँ से होती है V × I, तो हमें वोल्टेज यहाँ पर से पहले निकालेंगे। करंट की वैल्यू दी है हमें, करंट की वैल्यू दी है आपकी 5 साइन πt, ये हमारी करंट की वैल्यू है। I वोल्टेज देखिए, वोल्टेज है 3/3 di/dt, d/dt अपॉन करंट का हमें डिफ्रेंशिएट करना है, करंट क्या है हमारी 5 साइन πt। ठीक है, ये हमारी करंट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 × 5 = 15 बाहर आ जाएगा, साइन πt का हो जाएगा cos πt और पाई आगे आ जाएगा, पाई क्योंकि कांस्टेंट है, π/cos πt, तो ये हमारी वोल्टेज आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से पावर निकाल देते हैं। पावर क्या आ जाएगा, P = V × I। वोल्टेज है आपकी 15 पाई cos πt, ये हमने वोल्टेज निकाली है, cos πt इंटू आपकी यहाँ से करंट है 5 साइन πt, 5 साइन πt, यहाँ से हमारी वोल्टेज और करंट आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, 15 बच्चे 75 पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन
पाई टी और ये आ जाएगा कॉस पाई टी। ठीक है, तो यहाँ से अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 3 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा 0 ही आएगा। तो इस केस में पावर क्या आ जाएगी हमारी 0, क्योंकि साइन 3 पाई की वैल्यू देखिए ये साइन है आपका, ये ऐसे वेव फॉर्म है, तो ये पाई होता है, ये 2 पाई और 3 पाई। देखिए 3 पाई पर वैल्यू होती है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। और वैसे भी आप इसमें देख सकते हैं ये आपका क्या दिया है, एक इंडक्टिव सर्किट दिया है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, V इज इक्वल टू 3 di/dt। ठीक है, ये आपका इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इसमें आपका कोई भी एनर्जी यहाँ पर स्टोर नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी एवरेज पावर यहाँ पर 0 रहेगी, पावर डिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर 0 वाट ऐसे भी आ सकता था देखते ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आ सप्लाई सिस्टम सप्लाइज आ लोड ऑफ 800 kV का लोड है, किलोवाट का, पावर फैक्टर है 0.8, रिएक्टिव पावर बतानी है। तो क्या क्या दिया है लिख लेते हैं पहले। P पावर दी है हमें 800 किलोवाट, 800 किलोवाट की हमारी पावर है। पावर फैक्टर हमें दिया है 0.8, हमें क्या निकालना है, रिएक्टिव पावर Q की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है, हमें क्या होता है, एपरेंट पावर जो S होती है वो किसके बराबर होती है, √P² + Q², इसके बराबर हमारी एपरेंट पावर होती है। तो यहाँ से अगर हम Q निकालना चाहें तो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आपका एपरेंट पावर का स्क्वायर माइनस एक्टिव पावर का स्क्वायर। तो यहाँ से पहले हम एपरेंट पावर निकालेंगे, मतलब S की वैल्यू। तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, पावर की वैल्यू हमें दी है 800 किलोवाट, और पावर किसके बराबर होती है, पावर होती है आपकी S, एक्टिव पावर होती है S इंटू कॉस फाई। ये पहले क्वेश्चन में बताया था, ये 800 किलोवाट के बराबर है। तो यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे, S इज इक्वल टू 800 अपॉन 0.8, 800 अपॉन 0.8 क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1000। तो हमारी 1000 kVA की हमारी एक्टिव पावर आ गई। तो यहाँ से रिएक्टिव पावर निकाल देते हैं आप, सिंपल सा, क्या आ जाएगा हमारा Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, इसको 10 का स्क्वायर और ये आपका 8 का स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 64 36। तो 3600 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 600। तो आंसर क्या हो जाएगा 600 kVAR, 600 kVAR आंसर नंबर C 600 kVAR। देखिए VAR दिया नहीं, क्योंकि किलो में चल रहा है तो आंसर भी इसका किलो में ही आएगा, 600 kVAR इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है। ये दिया है हमें, क्या दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करें तो V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देके कंपेयर करने में जो ओमेगा की वैल्यू ये वो आ रही है 224, ओमेगा इज इक्वल टू 214। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf, 2πf इज इक्वल टू 214। तो f फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें बतानी है, वो आएगा 214 अपॉन 2π। ठीक है, 214 अपॉन 2π मतलब 2 इंटू 3.14, ये आपका 34 हर्ट्ज़ के आसपास आ जाएगा, 34 हर्ट्ज़, एग्जैक्टली 34 ही आएगा। आंसर नंबर B 34 हर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू से आप क्या समझते हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ टाइम। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी इन अ साइकिल, नहीं साइकिल में भी नहीं होता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट साइकिल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हमारी जैसे साइकिल है, ये मतलब ऐसी हमारी साइन वेव जा रही है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी एक क्षण में, जैसे हमारी साइकिल यहाँ पर पूरी हो रही है टाइम पीरियड ये, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक पॉइंट पर जो वैल्यू होती है ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा। अगर उसी थोड़ी देर बाद देखें तो यहाँ वैल्यू पहुँच जा रही है, तो ये वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है ये। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो होती है, वो आपके अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑफ अ साइकिल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक टाइम के पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वैल्यू आती है उसको ही हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और वेव फॉर्म का क्वेश्चन आ गया।
व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। इस गिवन वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू बतानी है। देखिए एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज कैसे निकालते हैं हम। एवरेज का सिंपल फार्मूला होता है एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड दिया हमारा 0 से आपका 0.6, तो टाइम पीरियड की वैल्यू है आपकी 0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड टाइम पीरियड इतना दिया। एरिया निकालना है। देखिए इसके अंदर दो एरिया, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। तो एरिया 1 निकालता हूँ, A1 लिख दिया। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 15 इंटू विड्थ कितनी है 0.2, 15 दूनी 30, क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड, VS लिख दिया, वोल्ट इंटू सेकेंड। एरिया 2, सेकेंड का एरिया क्या है आपका, ये भी एक रेक्टेंगल है आपका, -3 इसकी लेंथ है और विड्थ है इसकी 0.4, तो 4 3 12 -1.2 वोल्ट इंटू सेकेंड। तो टोटल एरिया ए क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, ए जो हो जाएगा एरिया ए लिख दिया मैंने, वो हो जाएगा A1 प्लस A2। तो A1 में A2 ऐड करेंगे, मतलब 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1.2, ये आ जाएगा आपका 1.8। ठीक है, ये हमारा एरिया आ जाएगा 1.8। अब इसमें पुट कर देते हैं हम, एरिया कितना आ गया आपका 1.8 और टाइम पीरियड है आपका 0.6। तो ये 0 से 0 हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 6 3 18, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3 वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका वेव फॉर्म का, 3 वोल्ट, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ना है और कौन सा सही है ये बताना है। पहला दिया है आपका, इन एन RLC सर्किट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल रिएक्टेंस इज इक्वल टू, प्रतिरोध के बराबर, R के बराबर। और आपका पैरेलल RLC सर्किट में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल ससेप्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। देखिए बिल्कुल ठीक है, दोनों का ऑप्शन ठीक है। एट हाफ पावर में क्या है, सीरीज RLC से है, अगर आपका सीरीज RLC सीरीज है, हाफ पावर के केस में जो आपका रिएक्टेंस होता है, ठीक है, X, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, R के बराबर होती है। ये बिल्कुल ठीक है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है पैरेलल RLC के टाइम पर, पैरेलल RLC के टाइम में आपका जो आपका ससेप्टेंस होता है B, वो किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस के बराबर G, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो क्या आंसर सही हो जाएगा, दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे इसके। स्टेटमेंट A और B बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट, आंसर नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 8 ओम और आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपका 10 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 4 ओम इन सीरीज RLC सर्किट। तो क्या बताना है, देन द इम्पीडेंस एंड पावर फैक्टर एंगल, हमें इम्पीडेंस और पावर फैक्टर एंगल बताना है, मतलब Z और पावर फैक्टर बताना है। तो Z कैसे निकालता है आपका सीरीज RLC के केस में, वो होता है आपका √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 10 ओम, 10 का स्क्वायर प्लस जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे हम, XC बड़ा है, तो 10 ओम, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, तो ये 10 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 है, ऐसे ही 8 है ना, सॉरी, R की वैल्यू 8 है, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 हो जाएगा 100। तो Z की वैल्यू आ गई 10 ओम, तो Z की वैल्यू तो 10 ओम आ गई। अब पावर फैक्टर निकालेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा R/Z, रियल पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। रियल पार्ट है आपका 8 ओम, टोटल पार्ट है आपका 10 ओम, तो क्या आ जाएगा 0.8। और यहाँ पर देखिए XC की वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा XC ग्रेटर देन XL, तो ये हमारा लीडिंग पावर फैक्टर में काम करेगा। लीडिंग पावर फैक्टर तो 10 ओम और 0.8 लीडिंग, बिल्कुल सही, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फॉर पैरेलल RLC सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब बैंडविड्थ, अच्छा बैंडविड्थ और रेजोनेंट के बारे में दिया है, तो पहले मैं आपको इसका बैंडविड्थ का फॉर्मूला बता देता हूँ। पैरेलल RLC सर्किट में जो क्वालिटी फैक्टर होता है Q,
उसको हम कैसे दिखाते हैं, वो होता है आपका आर अपॉन आर इंटू अंडर रूट एल बाई सी। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर क्या होती है आपकी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ हमें पता होना चाहिए, ये आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर के बराबर होती है। या बैंडविड्थ को हम और लिख सकते हैं 1 अपॉन आर सी। ठीक है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर सी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है हमें, पहला दिया द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस व्हेन आर इंक्रीजेस। अगर आर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगी। तो ये तो सही स्टेटमेंट दिया है, हमें गलत बताना है। दिया है आपका बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट रिमेन्स सेम। सर्किट की बैंडविड्थ सेम रहती है अगर हम एल को इंक्रीज करेंगे, इंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर आर इंटू सी है, तो इंडक्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इंडक्टेंस को इंक्रीज भी करेंगे तो भी सेम रहेगा, ये भी ठीक है। अगला दिया एट रेजोनेंट इनपुट इम्पीडेंस इज रियल क्वालिटी क्वांटिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि रेजोनेंट की कंडीशन में जेड जो होता है वो आपका रियल पार्ट बन जाता है आर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये भी ठीक है, तो यही गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर डी दिया है आपका एट रेजोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट इम्पीडेंस अटेन्स द मैक्सिमम। नहीं, इनपुट इम्पीडेंस जो आपका जेड है वो मिनिमम हो जाता है आर एल सी के केस में। ठीक है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम हो जाता है आपका पैरेलल आर एल सी के केस में, मिनिमम दिया है, यही गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 आइडियल इम्पीडेंस आर कनेक्टेड इन फर्स्ट स्टार में देन डेल्टा में। तो पावर सप्लाई बाई टोटल पावर कंज्यूम, तो हम टोटल पावर कंज्यूम किसके बराबर होगी, किस में पूछ रहा है आपका, कंज्यूम बाई अ लोड इन अ टू कनेक्शन डब्ल्यू स्टार, मतलब स्टार में कनेक्ट है पावर ये और डेल्टा में ये है। तो हमें डेल्टा की पावर बताने क्या होगी। तो ठीक है, स्टार में जो पावर है, देखिए स्टार की पावर दी इसने डब्ल्यू स्टार से, ऐसे लिखता हूँ डब्ल्यू स्टार, और डेल्टा की पावर दी है डब्ल्यू डेल्टा से। तो कह रहा है कि जो आपकी डेल्टा की पावर है वो किसके बराबर होगी, स्टार के टर्म में हमें बताना है किसके बराबर होगी। तो डेल्टा को ऐसे बनाते हैं, पता है हमें, और स्टार को ऐसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम डेल्टा की पावर निकालेंगे डब्ल्यू ऑफ डेल्टा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ फेज़ वोल्टेज का स्क्वायर, की पावर ऐसे निकालेंगे फेज़ का स्क्वायर अपॉन जो उसका प्रतिरोध है वो आर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और हम स्टार के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू वी फेज़ का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर अगर आर है तो आपके इसमें आपके 3 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ आर होने के कारण यहाँ पर जो आपकी डेल्टा की पावर है, पावर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ स्टार। तो डेल्टा की पावर स्टार की 3 गुना होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर डी, 3 टाइम्स ऑफ स्टार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका द एडमिटेंस ऑफ द ब्रांच, जेड हमें इम्पीडेंस दिया है, एडमिटेंस बताना है। तो जेड की वैल्यू हमें दिया है आपका क्या, 3 + J4। हमें एडमिटेंस बताना है, एडमिटेंस होता है वाई, क्या होता है वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड करके बता सकते हैं हम, 1 अपॉन 3 + J4। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे इसको, मतलब 3 - J4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 - J4, और ये नीचे क्या आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, मतलब 25 हो जाएगा ये। 3/25 - J4 अपॉन 25। तो जो रियल टर्म होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस जी, इमेजिनरी टर्म को ससेप्टेंस बोलते हैं बी। तो ये आ जाएगा आपका 0.12, और ये आपका 0.12 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा 0.16 के आसपास, 0.16 के आसपास माइनस 0.16। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा आप इनको सिंपल से ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। जो जी का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस का, वो क्या होता है हमारा आर रियल पार्ट और इन दोनों का स्क्वायर, आर स्क्वायर + एक्स स्क्वायर। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर करा है, आर स्क्वायर + एक्स स्क्वायर और ये रियल पार्ट ये, तो ये जी का हो गया। तो और आपका यहाँ बी जो ससेप्टेंस है उसका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका जो यहाँ पर ससेप्टेंस की वैल्यू मतलब एक्स अपॉन आर स्क्वायर + एक्स स्क्वायर। इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, दिया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। सर्किट में टोटल पावर कंज्यूम कितनी होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ से आर दिया है और ये आपका एल दिया है और एसी नेटवर्क है, तो ये हमारी जो करंट आएगी ये फेजर सम हो जाएगा इन दोनों का, आई आर और आई एल का। ठीक है, तो इस नोड पर हम पहले लगाएंगे के सी एल। तो के सी एल के हिसाब से जो यहाँ पर करंट हो जाएगी आई, वो किसके बराबर हो जाएगी, आई जो हो जाएगी फेजर सम हो जाएगा आपका आई आर और आपके आई वाई के, आई आर और आई एल के। ठीक है, पहले अब हम यहाँ पर से आई एल की वैल्यू निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ फेजर। आई एल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, आई एल की वैल्यू निकालेंगे आपका वी एल जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो आपका 240 और जो आपके इम्पीडेंस है वो है आपका जे एक्स एल, तो 240 अपॉन जे 30, तो ये आ जाएगा आपको माइनस जे 8। ये हमारी करंट है आई एल में। और आई आर में बाकी सब सेम है, जे नहीं आएगा, बस 240 वोल्ट पैरेलल में इसके भी सेम आएगा। करंट है आपका आर की वैल्यू 30, तो ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आ गई वो आ गई 8 माइनस जे 8, तो ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई 8 माइनस जे 8 एम्पियर। अगर इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, एक मिनट, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें तो इसका मैग्नीट्यूड और फेज अलग अलग करेंगे। तो मैग्नीट्यूड मतलब 8 का स्क्वायर, 8 प्लस 8 का स्क्वायर यहाँ पर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और एंगल के लिए क्या करेंगे, एंगल के लिए tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, 8/8 माइनस 8/8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8√2, ये इसकी करंट आ जाएगी। और यहाँ से एंगल आ जाएगा आपका -45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और एक ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो -45 ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमने करंट की वैल्यू निकाल दी। अब सिंपल पावर निकाल देते हैं। तो देखिए पावर क्या आएगी, पावर हमारी होती है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, मतलब इन दोनों का फेस का जो पावर फैक्टर है वो। तो VRMS की वैल्यू थी 240 और हमने जो पावर निकाली, करंट निकाला है, करंट कितना है हमारा 8√2, 8√2 हमारी करंट है। और cos फाई की वैल्यू है आपकी, यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी थी आपकी 45, तो cos 45 होता है आपका 1/√2, तो 1/√2 यहाँ से आ गया, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1940 वाट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1920 वाट, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।